तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और मैं हूं आपका होस्ट। आज बी बेटर सीरीज़ के एपिसोड 2 में हम बात करेंगे एक बहुत फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। दोस्तों, अगर आप अच्छी आदतें डालना चाहते हैं, पुरानी आदतें छोड़ना चाहते हैं, तो ये एपिसोड होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स बुक की जेम्स क्लियर शुरुआत करते हैं दो डेफिनेशन के साथ। पहले वो एक्सप्लेन करते हैं कि एटॉमिक का मतलब क्या है। एटॉमिक कोई भी ऐसी चीज़, सिस्टम का कोई ऐसा यूनिट जिसे और ब्रेक डाउन ना किया जा सके, यानी सिस्टम उन छोटी-छोटी यूनिट से मिलके बना होता है। तो उसे कहते हैं, उसे जेम्स क्लियर ने नाम दिया है एटॉमिक। और दूसरी चीज़ है हैबिट। हैबिट कोई भी ऐसी चीज़ जिसे करने के लिए आपको सोचना ना पड़े, जो ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स हो। तो इन दोनों डेफिनेशन के बाद जेम्स क्लियर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं अपने स्कूल के एक एक्सीडेंट के साथ, हादसे के साथ, जो बेसबॉल खेलते हुए उनके साथ हुआ। वो बेसबॉल खेल रहे थे, एक बॉल आई जो बहुत तेज़ उनके आँखों में लगी। उनकी वजह से उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ईयर प्रॉब्लम हुई, ब्रेन डैमेज हुआ, स्कल डैमेज हुआ। मगर इन सब सेटबैक्स के साथ अ, मगर इतने बड़े डैमेज के साथ वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने रिकवर किया, कैसे इन छोटी एटॉमिक हैबिट्स ने उनका मदद किया कि वो एक बहुत अपने कॉलेज में ड्यूरिंग वन ऑफ द सक्सेसफुल एथलीट बने, जो ईएसपीएन की स्पोर्ट्स लिस्ट में आए, जो जिन्होंने अपनी एजुकेशन में बहुत एक्सेल किया। तो जेम्स क्लियर ने ये किताब लिखी है अपने उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो उन्होंने ओवर द ईयर्स किए, जिनके उन्होंने रिजल्ट्स पाए, और बाकी जो एक्सपेरिमेंट बाकी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने किए, उनके ऊपर। तो सबसे पहले वो बात करते हैं द फंडामेंटल्स की, कि ये ज़रूरी क्या है ये समझना, कि जिस इसमें वो बात करते हैं कि व्हाई टाइनी चेंजेस मेक्स रिमार्केबल रिजल्ट्स, कि ये छोटे-छोटे बदलाव कैसे बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर ला सकते हैं। तो ये बताते हैं एक स्टोरी के साथ कि ब्रिटेन की जो साइक्लिंग टीम थी, वो बहुत टाइम से, पिछले 70-75 सालों से कोई मेडल नहीं जीती थी। ओलंपिक में बहुत बुरा परफ़ॉर्म कर रही थी, कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं जीती थी। फिर एंट्री होती है एक कोच की, तो कोच क्या करते हैं, कोई बड़ा बदलाव करने के बजाय वो सर्च करते हैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जिन्हें इम्प्रूव किया जाता है, वो उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ये देखते हैं कि साइकिल्स के जो टायर्स हैं, उनमें ऑयल कौन-सा है, जो प्लेयर अपनी रिकवरी के लिए मसाज जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन-सा है, जो हैंड वॉश की आदत है प्लेयर्स की, वो कैसी है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों में जिनसे वो सिर्फ़ 1-1% ही बदलाव या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? 5 साल बाद ग्रेट ब्रिटेन की टीम ओलंपिक में 9 गोल्ड मेडल जीतती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाती है। तो ये है ताकत उन छोटे-छोटे बदलाव की, जो हम कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स अगर करते रहें। फिर यहाँ ही उन्होंने बताया है कि आपको 1% बेटर होना है ईच डे। अगर आप 1% भी बेहतर होते हैं ईच डे, तो आप ओवर द एंड ऑफ द ईयर you will be 37 times more efficient and more effective than you were in your past। फिर वो बताते हैं कि जो आइस क्यूब होता है, अब आइस क्यूब को रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, 1 डिग्री बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा, 2 डिग्री बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा, 3 डिग्री बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा। मगर जब जैसे ही वो 32 डिग्रीज़ को क्रॉस करेगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो इसको नाम दिया है जेम्स क्लियर ने प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी आपको लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें कुछ नहीं करती, वो एक तब नहीं दिखाएँगी वो रिज़ल्ट, मगर आप कंसिस्टेंटली उन्हें करते जाएँगे, तो जैसे ही आप प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को क्रॉस कर देंगे, तो फिर आपको उसके रिमार्केबल रिज़ल्ट्स दिखेंगे। फिर यहीं इंट्रोडक्शन में वो बात करते हैं कि गोल्स इतने अहमियत नहीं होते। दरअसल जो सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। क्या मतलब, कि एक विनर है, एक लूज़र है।
दोनों का गोल सेम है, मगर क्यों एक जीता, क्यों एक हारा? दरअसल जो डिफ़रेंस होता है वो उन लोगों के सिस्टम्स में होता है। जो विनर है, उसने सिस्टम अपना ऐसा किया है कि जो उसे जीतने में मदद करता है। तो इन्हीं सिस्टम्स के बारे में जेम्स क्लियर आगे इस बुक में बात करते हैं। फिर वो इस बारे में बात करते हैं कि हाउ योर हैबिट्स शेप्स योर आइडेंटिटी। मतलब हम क्या करते हैं कोई भी नई हैबिट डालने के लिए, या कोई भी पुरानी हैबिट बुरी आदत छोड़ने के लिए, या कोई नई अच्छी आदत स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये बनेंगे, फिर हम शुरू करते हैं वो अचीव करना, तो हम रिज़ल्ट होते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रोसेस जो है वो उसका रिवर्स है। सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना होगा। पहले आता है आइडेंटिटी, उसके बाद आता है प्रोसेस, फिर आते हैं आउटकम्स। यानी 2 स्टेप प्रोसेस है कि डिसाइड द पर्सन दैट यू वांट टू बी, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। यानी पहले आप अपनी आइडेंटिटी फिक्स कर लें कि आप क्या हैं। कि जैसे आप समझ लीजिए एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो आप पहले अपनी आइडेंटिटी बनाएं कि मैं एक फिट आदमी हूँ। तो फिर एक फिट आदमी कैसा होता है, जो रोज़ एक्सरसाइज करता है। तो फिर आप उस प्रोसेस में आएंगे तो एंड रिजल्ट उसका क्या होगा कि आप फिट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बताते हैं जेम्स क्लियर कि पहले आइडेंटिटी, फिर प्रोसेस, और उसके बाद आउटकम। और फिर जेम्स क्लियर अपने जो इस चैप्टर में है, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स, इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल हैबिट्स का साइंस क्या है। हैबिट्स के पीछे का साइंस जो है वो दरअसल 4 फेजेस में है। सबसे पहले क्यू होता है, कोई क्यू मिलेगा आपको, फिर उसके बाद क्रेविंग्स होती है, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स करोगे, फिर उस रिस्पॉन्स से आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। तो यानी जो पहले 2 फेजेस होते हैं, पहले आप कोई क्यू देखते हैं, फिर आपके अंदर उसको लेके क्रेविंग्स आती हैं, फिर आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं, फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। मतलब कि वो आप जा रहे हैं रोड पर, आपने कहीं बर्गर का पोस्टर देखा, तो उससे आपका दिल किया, क्रेविंग्स हुई कि यार खाना है। फिर क्या हुआ, आप रिस्पॉन्स लोगे, जाओगे, उसे खाओगे। रिज़ल्ट क्या होगा, आपको जो एक मज़ा आता है, जो हिट मिलता है बर्गर के टेस्ट से, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो साइंस है हैबिट्स के पीछे की, वो ये है कि क्रू क्यू, फिर उसके बाद क्रेविंग्स, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, फिर सबसे लास्ट में रिवॉर्ड्स। तो इसी साइंस की मदद से जेम्स क्लियर आगे पूरी बुक को एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है कि पहला क्यू क्या है, कि वो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यू। यानी क्या करें, सबसे पहले मेक इट ऑब्वियस। रूल 1 है कोई नई आदत स्टार्ट करने का, वो है मेक इट ऑब्वियस। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, क्रेविंग्स। तो रूल 2 क्या है कोई हैबिट बनाने का, मेक इट अट्रैक्टिव। फिर इसी तरह इस साइंस में थर्ड स्टेप क्या है, रिस्पॉन्स। तो रूल 3 इससे जेम्स क्लियर बनाते हैं कि मेक इट ईजी, रिस्पॉन्स ईजी होना चाहिए। लास्ट हमारा क्या है, रिवॉर्ड्स। तो रूल 4 क्या है, मेक इट सेटिस्फाइंग। तो इन 4 रूल की मदद से आप कोई भी नई हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नई अच्छी आदतें शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं रूल को रिवर्स कर दें, तो आप कोई भी बुरी हैबिट छोड़ सकते हैं। मतलब मेक इट ऑब्वियस को रिवर्स कर दें, मेक इट अनऑब्वियस। मेक इट अट्रैक्टिव को कर दो मेक इट अनअट्रैक्टिव। और मेक इट ईजी को कर दो मेक इट हार्ड। रूल 4 है मेक इट सेटिस्फाइंग को कर दो मेक इट वेरी अनसेटिस्फाइंग। तो आप अगर इनको रिवर्स कर दोगे तो आप बैड हैबिट छोड़ दोगे। तो फिर चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। जो पहला रूल है, द फर्स्ट लॉ, विच इज़ मेक इट ऑब्वियस। क्यू, यानी आप क्यू सेटअप करें चारों तरफ, जिससे आपको हैबिट करने का स्टार्ट हो, पता चले कि वो हैबिट करनी। तो इसमें जेम्स क्लियर बात करते हैं एक नर्स की स्टोरी की, कि एक नर्स आती है, वो बहुत सालों से प्रैक्टिस में है। तो वो कहीं आती है अपने रिश्तेदारों में, वहाँ वो देखती है कि उनका जो रिलेटिव है वो ठीक नहीं लग रहा उसे पता नहीं है उसके साथ कुछ दिक्कत है या क्या दिक्कत है, मगर ओवर द ईयर उसे वो प्रैक्टिस हो गई है। तो उसने वो क्यों देखा, उसे देखकर वो समझ गई कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो उन्होंने उस लेडी ने उस लेडी नर्स जो थी उन्होंने उस आदमी से बताया कि आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप हेल्थ चेकअप कराएँ। और यही हुआ कि जब वो आदमी चेकअप कराता है तो वो जस्ट फ्यू डेज़ अवेज़ फ्रॉम अ हार्ट अटैक। तो ये कहते हैं कि क्यू जो होते हैं वो बहुत ऑब्वियस होते हैं। तो ये यही हम कर सकते हैं कि अगर हमें कोई नई हैबिट स्टार्ट करनी है तो हम उसके क्यों पैदा करें जगह-जगह कि जहाँ उसे देख के हमें वो करने की अ, ललक हो, इच्छा हो, हम वो करना चाहें। तो 5th चैप्टर में जेम्स क्लियर बात करते हैं द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। उसमें सबसे पहला क्या है कि व्हेन सिचुएशन एक्स अराइजेस आई विल परफॉर्म रिस्पॉन्स वाइज, यानी इसको जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। माफ़ करना दोस्तों, मैं बार-बार नीचे देख रहा हूँ, दरअसल मैंने इस बुक के नोट बनाए हैं, तो मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने मैं समझ पाया, जो मैं समझ पाया, आप लोगों को डिलीवर करूँ। तो इसमें वो बात करते हैं द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इज़, आप ये सेटअप करिए कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं ये परफॉर्म करूँगा। मतलब इसको वो कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बुक पढ़ना चाहते हैं मगर आपको क्या पसंद है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप हैबिट स्टैकिंग कैसे करेंगे कि आप कहेंगे कि जब भी मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ तो मैं पहले बुक पढ़ूँगा, उसके बाद मैं पिज़्ज़ा खाऊँगा। या फिर इसके बाद में जेम्स क्लियर चैप्टर 6 में बात करते हैं कि मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। यानी जो मोटिवेशन है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है और उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। दरअसल जो हमारा एनवायरनमेंट होता है हम उसे वो हमें ज़्यादा शेप करता है। तो क्यों इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी नहीं पीते हैं, आपको आदत डालनी है कि मुझे पानी पीना है बार-बार, तो आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि आप एक 2 लीटर की बोतल लें और उसे किसी ऐसी जगह जो सामने हो, कोई टेबल हो, स्टडी टेबल हो, कि आप जब भी उधर से गुज़रें तो वो आपको दिखे। तो इससे क्या होगा, आपको एक्शन करना आसान हो जाएगा। इसलिए कि मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ओपन्स मोर। तो आपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन किया कि आपको वो हैबिट करना आसान हो जाए। और फिर द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल में भी वो यही बात करते हैं। जो चैप्टर 7 है जेम्स क्लियर, उसमें जेम्स बताते हैं कि यूएस जो सोल्जर्स थे जब वो वियतनाम में वॉर कर रहे थे तो वो सब ओपियम के एडिक्ट हो गए थे। तो जैसे आम धारणा ये है, लोगों में आम परसेप्शन ये है कि आप एडिक्ट हो जाएँगे तो छोड़ नहीं पाएँगे, मगर क्या हुआ इसका उल्टा हुआ। दरअसल वो जब वापस आए यूएस तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी वो सब चीज़ें करने की, वो ऑटोमेटिकली उसे छोड़ चुके थे। तो क्या क्यों उन्होंने वो छोड़ा कि वो एनवायरनमेंट नहीं था, वहाँ जंग थी, वो ईज़िली अवेलेबल था, सब कुछ था, मगर जब वो यूएस सोल्जर अपने घर वापस आए तो वहाँ वो सब चीज़ें नहीं मिली। तो यही जेम्स क्लियर कहते हैं कि द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल इज़ टू डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट को इतना ही बदल दीजिए। आपको पता है कि मैं जब भी बेड पे अपने काउच पे जाके पीछे लग बैठता हूँ तो मैं फ़ोन चलाता हूँ, फिर मेरे घंटों उसमें वेस्ट हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप उस आदत को बदलें। कैसे बदल सकते हैं? वो सोफ़ा ही वहाँ से हटा दें। तो इस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी उस हैबिट को ऑब्वियस बना सकते हैं, एक क्यू इस्टेब्लिश करके। जो रूल 2 है, वो है मेक इट अट्रैक्टिव। यानी आप जो करना चाहते हैं या जो हैबिट डालना चाहते हैं, उसे इतना अट्रैक्टिव बना दें कि वो क्यू देख के आपके अंदर क्रेविंग्स पैदा हो करने की। इसमें बात करते हैं जेम्स एक सी गल्फ के एक्सपेरिमेंट के बारे में। सी गल्स एक बर्ड होती है, तो एक साइंटिस्ट ने उन पे रिसर्च की। वो उन्होंने क्या रिसर्च की कि बर्ड्स जब वापस आती हैं तो उनके चिक्स जो होते हैं वो पैक करते हैं, उनकी जो पीक होती है, उनकी जो चोंच होती है उस पर पैक करते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने उन्हें वो ले लिया, ऑब्ज़र्व किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसी उनकी बीक थी, सिर्फ़ वो बीक चेंज करके कार्डबोर्ड की बीक बनाई, एक चोंच बनाई और उस पे एग्ज़ैक्टली वैसा ही डॉट बना दिया जैसा उनकी जो सी गर्ल बर्ड होती है ऑफ़िशियल, उन चिक्स की
माँ के चोंच पर था। तो फिर वो रिएक्ट कर वो चिक्स जब वो कार्डबोर्ड वहाँ रखा गया, वो चिक्स तब भी उस पे पैक कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या करा, वो एक डॉट्स और बढ़ा दिया, तो उनका जो स्टिमुलाई था वो और करने लगे। यानी वो डॉट जो था वो उनका स्टिमुलाई था, जब भी वो उसे देखते थे वो रिएक्ट करते थे। तो इसी तरह से जेम्स क्लियर इसमें बताते हैं कि दरअसल जो हमारी हैबिट्स होती हैं ना, वो काम करती हैं एक डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप में, कि हमें पता होता है इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, वो एक्शन करने की वो क्रेविंग, तो इसीलिए हम उसे बार-बार परफ़ॉर्म करते हैं। इसीलिए इसका जो करने का तरीका ये है कि आप हैबिट को ऐसे अरेंज करें कि आफ्टर हैबिट आई विल डू हैबिट आई वांट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ आई वांट टू डू माय असाइनमेंट, तो इट्स द थिंग दैट आई वांट टू डू। आई नीड टू डू। द सेकंड थिंग इज़ आई वांट टू प्ले अ गेम। सो आप इसे ऐसे स्टैक करें कि आफ्टर आई कंप्लीट माय एग्ज़ाम असाइनमेंट, आई विल प्ले वीडियो गेम्स। तो इस तरह से क्या होगा, आप हैबिट स्टैकिंग से जो आपकी हैबिट है, आप उसे अट्रैक्टिव बना रहे हैं। यानी आप जब भी मैं असाइनमेंट अपना कंप्लीट करूँगा तो मैं वीडियो गेम करूँगा, तो अब असाइनमेंट करना आपके लिए बहुत और अट्रैक्टिव हो गया। फिर जेम्स बात करते हैं रोल ऑफ फैमिली फ्रेंड्स की हमारे हैबिट शेप्स करने में, कि उनका हमारे आदतों पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें हम स्टोरी में बात करते हैं। एक लैज़्लो जो एक हंगेरियन आदमी थे, वो एक टीचर क्लारा जो हैं उनसे शादी करते हैं। फिर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं अपने बच्चों पे, कि वो अपने बच्चों का एनवायरनमेंट ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जगह-जगह वो चेस बोर्ड्स रख देते हैं, चेस से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं। अब वो क्या होता है, जो उनके बच्चे हैं वो किस तरह से उन पे असर डालता है, वो ये है कि सुज़ैन जो उनकी पहली बेटी होती है, वो जब 4 साल की थी, तो वो चेस खेलना सीख जाती है। सोफ़िया जो उनकी दूसरी बेटी है, वो जब 14 की थी, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। जो तीसरी बेटी थी उनकी जूडिथ, वो जब 5 साल की थी, 5 साल की होती है, तो चेस में अपने फ़ादर को ही हराने लग जाती है। और 15 इयर्स की जब वो होती है, तो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन जाती है चेस की। यानी जो उनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके एफ़िलिएशन है, अब वो चेस खेलती थी, तो उन्हें वो एप्रिसिएशन भी मिलता था। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे क्लोज़ हैं, जो द सेडक्टिव, इसे जेम्स क्लियर ने नाम दिया द सेडक्टिव पुल ऑफ सोशल नॉर्म्स, कि हम 3 लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हमारे क्लोज़ हैं, हमें उनके एस्पिरेशन चाहिए, हम उनसे अच्छा सुनना चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहिए। दूसरा है जो जैसे ज़्यादातर लोग हैं, मैनी ग्रुप। और तीसरा जो है जो पावरफुल हैं, हम उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें रिसोर्सेज़ मिल जाएँ। तो इस तरह से जेम्स इन सब चीज़ों की बात करते हैं। आप इन्हें डिटेल में पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि हर सबसे जुड़ी हुई एक-एक स्टोरी है इस बुक में। फिर जो चैप्टर 10 है द सेकंड लॉ में ही, उसमें हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज़ ऑफ योर बैड हैबिट्स। इसमें जेम्स क्लियर बात करते हैं कि जो दरअसल हम हैबिट करते हैं ना, वो हमारे प्रिडिक्शन की वजह से होता है। हमें लगता है हम स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता दरअसल। हम वो पहले भी कर चुके होते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये करके हमें ये मिलेगा, इसलिए हम वो बार-बार रिपीट करते हैं। और कोई भी हैबिट करने की एक सरफेस लेवल वजह होती है, एक डीपर लेवल वजह होती है। और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस हैबिट का रिज़ल्ट क्या है। इसलिए अगर आप कोई हैबिट शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उस चीज़ को एसोसिएट करें किसी पॉज़िटिव फीलिंग के साथ, ताकि आपका उसे प्रेडिक्ट करना जो हो, वो आसान हो, वो अट्रैक्टिव हो। अब जो थर्ड लॉ है मेक इट ईज़ी। यानी अब हमने क्यू की बात कर ली, जो मेक इट ऑब्वियस है, हमने क्रेविंग की बात कर ली, मेक इट अट्रैक्टिव है। अब हम सॉल्यूशन फेज़ पे आ गए। सॉल्यूशन में क्या है, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जो हो वो मेक इट ईज़ी, इस यहाँ रूल है मेक इट ईज़ी। यानी रिस्पॉन्स जो हो वो इतना आसान हो कि उसे करना आसान हो, ताकि हम वो हैबिट कर सकें। तो इसमें बात करते हैं जेम्स क्लियर, वॉक स्लोली बट नेवर वॉक बैक। तो दरअसल अ, इसमें बात करते हैं
कि जो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट है, यानी हम वो काम करेंगे जो हमारे लिए करना आसान होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप जिम करें, तो आप क्या करें, आप ट्रैक पैंट्स अपने सामने रखें, उन सब चीज़ों को अरेंज रखें। आप सोचिए कि अगर आपको जिम जाना है, तो पहले आप अलमारी में घुस रहे हो, फिर अपने कपड़े निकाल रहे हो, फिर उन्हें पहनोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आपको वो हैबिट करना आसान होना चाहिए। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उसका क्या है कि उसे हार्ड बना दो, मेक इट हार्ड। वो करना हार्ड हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टेप लगें उस चीज़ को करने के लिए। तो ये रूल है, मेक इट ईज़ी। और इस रूल में वो एक बात और करते हैं कि हाउ टू गुड मेक गुड हैबिट्स इनविटेबल एंड बैड हैबिट्स। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो बात करते हैं कि कोई कमिटमेंट डिवाइस बनाइए आप। कमिटमेंट डिवाइस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके फ्यूचर एक्शन को भी प्रभावित करे। मतलब आप सेविंग करना चाहते हैं, तो आप कोई सेविंग की ऐसी स्कीम ले लीजिए कि वो आपके लिए फिर मस्ट हो जाए करना, कि हर मंथ उसमें देना है। तो ये है थर्ड लॉ, जो है मेक इट ईज़ी, यानी आप चीज़ों को आसान करें। अब फोर्थ लॉ है, वो है मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी अब हम आ गए हैं हैबिट फॉर्मेशन के आखिरी लॉ पे। वो क्या है, रिवॉर्ड। जो हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा वो हैबिट करके। इसमें वो बात करते हैं कि मिसमैच बिटवीन इमीडिएट और डिलेड रिवॉर्ड्स क्या होता है। वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ वो एक स्टोरी की और बात करते हैं कि एक पाकिस्तान का जो कराची शहर है, वहाँ क्या था, लोग बहुत बीमार थे। तो एक नर्स थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि उन्होंने कहा कि अगर हम इनके सिर्फ हाथ धोने की आदत को बदल दें, कि सब लोग हाथ धोने लगे, तो शायद उससे जो केसेस हैं, डायरिया के केसेस हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ के केसेस हैं, वो कम हो जाए। मगर उन्होंने लगा कि शायद लोगों को पता नहीं होगा कि इन सब चीज़ों से डिसीज़ेज़ कम हो जाएँगी। मगर उन्हें पता चला कि लोगों को पता भी है इससे, इन सब चीज़ों का, फिर भी नहीं करना है। तो फिर वो करते हैं कि क्या करते हैं कि इस एक्सपीरियंस को सैटिस्फाइंग बनाते हैं। प्रॉक्टर एंड पीएनजी गैम्बल के साथ एक टाई अप करते हैं। एक ऐसा सोप डिज़ाइन करते हैं कि जो जिसे यूज़ करने के बाद हाथों से स्मेल आए, जो काफ़ी सारा झाग प्रोड्यूस करे। तो उससे क्या हो गया, वो एक्सपीरियंस जो हुआ ना, वो सैटिस्फाइंग हो गया। तो अब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ धोने लगे। पता लोगों को पहले भी था, मगर अब वो करने से उन्हें एक सैटिस्फैक्शन मिलने लगा। तो जो फोर्थ रूल है, वो ये है कि मेक इट सैटिस्फाइंग। तो इसी के साथ हमने बात की है चारों रूल्स के बारे में, जेम्स क्लियर की, जो उन्होंने अपनी बुक में दिए हैं। और इसके बाद एडवांस टैक्टिक्स भी उन्होंने बात की है। तो आप चाहें तो, अगर उसे डिटेल में पढ़ना चाहें, तो मैं लिंक इंक्लूड कर देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाएँ, इसे पढ़ें। वेरी सिंपल, वेरी इजी बुक, वेरी एंटरटेनिंग, फुल ऑफ स्टोरीज़। और कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी बताइए, बुरी लगी तो भी बताइए। क्या कमी है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, आप बता सकते हैं। आगे मैं किस बुक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, आप वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।